आज की वीडियो में हम लोगों ने जो साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये दूसरा वीडियो है। आपको डेली इस तरीके से साइंस का वीडियो मिलता रहेगा जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन अप्रोक्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अप्रोक्स। इससे होते हैं अप्रोक्स मंथली आपको 600 से 700 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे या तो किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं या प्रोबेबल है पूछे जाने के। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दूसरों दोस्तों को भी फ़ायदा हो। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए क्लोज्ड रूम ए परफ्यूम बॉटल इज ओपनड अप, द रूम डेवलप्स स्मेल, दिस इज ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ गैस। बंद कमरे में एक इत्र की शीशी खोली जाती है, कमरे में गंध फैल जाता है, इस गैस के किस गुण के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा डिफ्यूजन, विसरण। डिफ्यूजन होता है कि आप लोग ये इत्र जो होता है बोतल के अंदर में हाईली कंप्रेस्ड होता है, जिस वजह से ये जो रहता है, आपने उसे हिलाते डुला के देखा होगा, ये लिक्विड फॉर्म में आपको फील हो रहा होगा। जब इसे प्रेस करते हैं तो ये बाहर निकलता है, तो ये गैसियस फॉर्म में बन जाता है। और गैस में जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग 0 के बराबर होते हैं। इसलिए जब भी वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ईजिली एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और रूम में इत्र बहुत जल्दी स्मेल करने लगता है। फिर दूसरा इसमें दूसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपाहट। जैसे आपने देखा होगा हनी के अंदर में वो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहता है, कारण है उसके एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहता है, इस वजह से वो विस्कस रहता है। फिर ये जो डेंसिटी जो दिया हुआ घनत्व, डेंसिटी का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टाइटली पैक्ड है। तो सॉलिड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइट होते हैं, लिक्विड उससे कम और गैस उससे कम। तो कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डेंसिटी घनत्व का ऑर्डर बताने के लिए, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। आप लोग जैसे वीडियो में इसमें देख रहे हैं डायग्राम में, ये छोटी आंत है, आपको ये छोटी आंत है और ये वाले बड़ी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला कौन सा होता है? डियोडेनम, दूसरा होता है जेजनम, तीसरा होता है इलियम। डियोडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, स्मॉल इंटेस्टाइन दे दिया, उसमें पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? डियोडेनम, जेजनम, इलियम में। इसमें होता है मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम पाचन होता है। जियोजेनम में जो पूछा जाए तो इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है खाना का। इसके अलावा और जो भी ऑर्गन है इसमें डाइजेशन से रिलेटेड, उसमें ना के बराबर डाइजेशन होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, नो डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो होता है ज़्यादा होता है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है। इसका रीज़न ये क्यों बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है? ये जो नाम दिया गया बड़ी आंत और छोटी आंत, ये डायमीटर के बेसिस पे बड़ी आंत बनाया गया। इसकी डायमीटर जो है ज़्यादा होती है एंड लंबाई कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन।
हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं खाने में, चाहे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं या फैट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो जिसका पाचन जो है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके सिवा प्रोटीन और फैट का डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में होता है। तो ये पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन में, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मुंह से ही पचना शुरू होता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं ये सुक्रोज के फॉर्म में लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सुक्रोज जो है माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और ये 30% जो है मुंह में सुक्रोज जो डाइजेस्ट होता है। और इसको कौन डाइजेस्ट करता है मुंह में जो सुक्रोज है, इसे सेलेवरी अमाइलेज, सेलेवरी अमाइलेज। इसलिए अब आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, रोटी हो या ब्रेड हो, कुछ भी जब हम लोग चबाते हैं तो थोड़ी देर चबाने के बाद जो है वो मीठा लगने लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, सुक्रोज जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन से गैर संपर्क बल के उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा है मस्कुलर फोर्स, तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स जो होता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए मोर देन वन होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उस पर जो फोर्स और बल लगाते हैं उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल में आ जाएगा आपको, आ जाएगा मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फोसिल्स, फोसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के बारे में सही नहीं है। तो पहला है ऑप्शन, दे आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। ये तो सही है, क्यों, कारण पारंपरिक स्रोत कहने का मतलब ये हमारे स्टार्टिंग से बहुत समय से ये जो है फोसिल फ्यूल जो है एज ए एनर्जी के रूप में यूज किया गया है। दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। कारण है जो बायोफोसिल फ्यूल्स होते हैं, इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सारे जो हैं एक ही बार यूज होते हैं, मतलब इसको रिन्यू करके नहीं यूज किया जा सकता है। आपने क्या पेट्रोल को एक बार यूज कर लिया तो फिर से यूज तो नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इको फ्रेंडली, ये गलत है। इको फ्रेंडली रहने का मतलब है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान ना करता हो, लेकिन ये तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान करता है, कारण वो CO2, SO2, N2O वगैरह सब रिलीज करते हैं। ये फोसिल फ्यूल जो होते हैं, ये फोसिल फ्यूल जैसे कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आ गया जिससे कुछ प्लांट हो या एनिमल हो वो जमीन के अंदर में दब गए, उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर में दबने की वजह से वो अंदर चला जाएगा, और उसके अंदर में जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनने की वजह से लाखों करोड़ों सालों के बाद वो फोसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ये नॉन रिन्यूएबल है, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ये सारे एनर्जी जो है रिन्यूएबल है, मतलब इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, इसका भंडारण कम नहीं हो सकता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होता है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रेटियम आर डैश ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के डैश है। तो प्रोटियम क्या होता है? 1H1, 1H2, 1H3। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। इसे क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोबार होता क्या है। आइसोबार का मतलब होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, आर्गन ले लिए 1840, क्रिप्टन कैल्शियम, पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040। देखिए आइसोबार समभारी बोलते हैं हिंदी में। इसका ये मीनिंग होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें देख लीजिए, इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं जब भी कोई एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ए जो होता है एटॉमिक नंबर और जेड जो होता है ये मास नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट है सबका और मास नंबर सेम है 40-40, तो सेम मास नंबर, इसे आइसोबार बोलते हैं। अब देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए और ये मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। इस सभी में देख सकते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में सब में एटॉमिक नंबर सेम दिया हुआ है और मास नंबर डिफरेंट दिया हुआ है, इसलिए ये आइसोटोप्स होगा, समस्थानिक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश है। इसका आंसर क्या होगा? वायलेट। देखिए व्हाइट लाइट जो हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं, तो ये जो पास हो रहा है तो इसे तो जाना चाहिए था इस तरीके से यदि नॉर्मली कंडीशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा डेविएट जो हुआ ये इतना होगा। कौन सा? रेट जो होता है मिनिमम डेविएशन होता है, ये मिनिमम रिफ्रैक्ट्स होते हैं, और वायलेट जो होते हैं मैक्सिमम रिफ्रैक्ट्स होते हैं। ये याद रखना, कभी हो सकता है क्वेश्चन में भी ये भी पूछा जा सकता है, ये मोस्ट है तो कभी लीस्ट पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? रेड होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। जीवाणु से होने वाले इसमें कौन कौन से बीमारी है? ये कोलरा जो है जीवाणु से होने वाली बीमारी है, टाइफाइड भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे बीमारी है जो बैक्टीरिया से होते हैं, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कौन वायरस से होते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले जो बीमारी है उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कुछ याद कर सकते हैं, 5-6 ऐसे एग्जाम्पल जो कॉमन है, लगभग सारे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और टेटनस। ये सारे एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है, और वायरस से होने वाली बीमारी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं मिसिल्स, जिसे मिसिल्स हो गया खसरा बोलते हैं। फिर रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है। पॉक्स, जो जितने भी तरह के पॉक्स होते हैं, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, ये सारे वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है। फिर पोलियो हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम वगैरह सब, ये सारे वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर। ये टाइफाइड ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, बट ये मिसिल्स जो है बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। मिसिल्स ये वायरस से होने वाली डिजीज है, ये एड्स भी वायरस से होने वाली डिजीज है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है
ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल में, ये याद रखना है। आप लोग ये ना मान ले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में जो होता है पेनिस होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। कारण है, नहीं तो सभी के दिमाग में यही आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में बोला जाए तो पेनिस का नाम ले लेते हैं। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ओवरी। और यदि पूछा जाए प्राइमरी सेक्स हार्मोन पूछा जाए फीमेल में, प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन फीमेल, इसका क्या होगा नाम, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये कौन से, ये कहाँ से मिलता है, ये जो रिलीज होता है तो ओवरी ये सीक्रेट करता है। ओवरी जो सीक्रेट करता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और मेल में जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, मेल में प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर। प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल में होता है। टीएसएच का मीनिंग होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये थायराइड हार्मोन रिलीज करता है कौन, थायराइड ग्लैंड जो होता है, हमारे गले के पास थायराइड ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर विद्युत रोधी। इंसुलेटर का मतलब होता है जो हीट का, चाहे हीट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके कुचालक हो, उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी या उष्मा पास ना हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वुड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है। लकड़ी, वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी यदि बैकग्राउंड में यदि कोई नॉइज आ रहा होगा उसके लिए सॉरी। ये कॉपर जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है कॉपर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। क्विक सिल्वर भी बोला जाता है मरकरी को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन इन ए ह्यूमन बीइंग आर लोकेटेड इन। मानव में जीन इनमें से स्थित होता है, तो ये क्रोमोसोम में होता है। ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये रहा, ये क्रोमोसोम रहा। इसके ऊपर जो रहता है जीन प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग आने वाले जो जनरेशन होते हैं उसमें जो ट्रेट्स जो होते हैं, गुण जो होते हैं, चाहे जैसे हो गया किसी के पेरेंट्स के बाल्डनेस होते हैं, गंजेपन होना, ये सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में जीन। राइबोसोम का काम होता है, राइबोसोम के बारे में देखते हैं। ये ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और ये बिना ये राइबोसोम जो है बिना मेम्ब्रेन का होता है, विदाउट मेम्ब्रेन, बिना परत का होता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी भी जो कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के बीच में होता है और जो विदाउट मेम्ब्रेन हो, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, राइबोजाइम। साइटोप्लाज्म तो इसके ये सेल रहा, ये न्यूक्लियस रहा। ये वाला जो रीजन है जो मैंने शेडेड किया, ये साइटोप्लाज्म होते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं, कंप्लीट सेल को न्यूक्लियस को भी जोड़ दीजिए तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम ए और कॉलम बी, इस दोनों के बीच में हमें मैच करना है कि इसके यूनिट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इफ चार्ज का यूनिट पूछा जाए
तो कूलम्ब होता है। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। फिर कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है, कैपेसिटर जो होता है। और आपका इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। इस हिसाब से आंसर सी होगा। ये आप लोग जो भी यूनिट मैंने बताया, ये सारा यूनिट आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी भी हो सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है या इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता और खाता है। इसका आंसर क्या होगा, पीचर प्लांट। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जब भी इस पे बैक्टीरिया आते हैं इस रीजन में, तो इसे क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं और इसे खा जाते हैं। चाइना रोज तो अरहुल तो आप जानते ही हैं, कस्कुटा ये अमरबेल बोलते हैं, जो दूसरे प्लांट पे अपने भोजन के लिए जिंदा रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग ए मेटल सरफेस विल फील कोल्डर टू मच देन ए वुडन सरफेस, दिस इज बिकॉज, सर्द सुबह में धातु की सतह लकड़ी की सतह की तुलना में छूने पर अधिक ठंड महसूस होती होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी का तो नहीं देखना है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और वुड जो होता है लकड़ी, ये बैड कंडक्टर होता है। इस हिसाब से आंसर क्या आएगा, दो। मेटल हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर होता है हीट के लिए, गुड हीट को हम लोग थर्मल भी यूज करते हैं वर्ड। मेटल हैज हाई स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट, सॉरी राइटिंग के लिए, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है जो कि यूनिट मास में हमको कितना हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने के लिए, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे तो मास के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं दिया हुआ, जो कि वो आयरन जो है इतना मास दिया हुआ, इसलिए ये गलत है। मेटल हैज लो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कुछ नहीं लेना देना है। फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, संघनन डैश परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये क्या होता है कंडेंसेशन, वेपर से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है इसे कंडेंसेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले सारे स्टेप्स में देख लेते हैं। जैसे लिक्विड से वेपर में हुआ, इसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। और यदि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यदि सॉलिड से आपको वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। प्लीज आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है, सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल, कपूर जो होता है, कपूर को जब भी गर्म किया जाता है सॉलिड से, वो डायरेक्ट वो वेपर में ही बदल जाते हैं। और ये देख रहे हैं वेपर इनटू सॉलिड, देख लिया हम लोगों ने। ये जो ऑप्शन है लिक्विड इनटू सेमी सॉलिड, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कडलिंग। ये होता है मतलब दही जमना, दूध से जो होता है दही जो बनता है, दूध जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, दही सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये एग्जांपल देखिए, वेपर इनटू सॉलिड, इस टर्म इसे क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। इस वेपर से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, नमक का सूत्र क्या है। ये तो हर कोई जानता होगा, NaCl। सॉल्ट जो होता है ये नमक का फॉर्मूला है। NaCl सॉल्ट को जो है हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, कभी भी पूछ दिया जाएगा इसमें से कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये कॉस्टिक सोडा है। और NaCl जो है ये कॉस्टिक सोडा हो गया। सॉरी ये
सॉल्ट होता है। NaOH जो है ये बेस होता है और इससे कॉस्टिक सोडा बोला जाता है, बेस को, NaOH को। क्वेश्चन में यदि पूछा गया कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है तो वो होगा NaOH, और NaOH जो है ये बेस है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस रिजल्ट इनटू। तो इसका क्या आंसर आएगा? सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। देखिए, जब भी कोई लैंड है इस पे यदि हम प्लांट लगाते हैं, ये क्या करता है, इसके जो रूट होते हैं जमीन को, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। तो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, तो इस वजह से वाटर लॉगिंग तो होगा। और जब ये प्लांट का कटिंग कर देंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, मृदा अपरदन होगा और डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। इसका एग्जांपल क्या होगा? सॉलिड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का होगा, उसके बाद वेपर का होगा या गैस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन द फ्रॉग रिस्पायर्स फ्रॉम। फ्रॉग जो होता है, मेढक, दो तरह से सांस लेते हैं। एक होते हैं हाइबरनेशन में यदि जाए तब ये किससे लेते हैं? स्किन से लेते हैं, और द नॉर्मल कंडीशन में ये लंग से अपना सांस लेते हैं। दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होते हैं होम्योथर्मल एनिमल, एक होता है पोइकिलोथर्मल एनिमल। होम्योथर्मल का मीनिंग ये होता है, जो जीव ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रख सके। यदि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या हम यदि बाहर का टेम्परेचर ठंडी के मौसम में यदि 5 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्या हमारा अपने बॉडी का टेम्परेचर को 5 डिग्री तो नहीं करते हैं, हम अपने बॉडी को उतना ही मेंटेन करके रखते हैं, चाहे बाहर बहुत गर्मी हो, चाहे बाहर में बहुत ठंडी हो। तो उसे क्या बोलते हैं? होम्योथर्मल। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपको? एनिमल और बर्ड्स। एक होते हैं होम्योथर्मल, पोइकिलोथर्मल। इसका ये एग्जाम्पल होता है जो अपने बॉडी को के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। यदि बाहर का टेम्परेचर कम है तो धीरे धीरे अपने भी बॉडी को टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग करते जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एम्फीबिया और रेप्टाइल। हाइबरनेशन का मतलब होता है, हाइबरनेशन, दो वर्ड्स देख लेते हैं। हाइबरनेशन, एक हो गया हाइबरनेशन, दूसरा हो गया एस्टिवेशन होता है। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मीनिंग ये होता है, जो यदि टेम्परेचर बाहर का बहुत कम होता जा रहा है, यदि हम अपने वो जीव जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो अपने टेम्परेचर को उतना कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा, इस वजह से ठंडी से बचने के लिए अपने आप को गर्म जगह पे छुप जाना, उसे हाइबरनेशन बोलते हैं। और एस्टिवेशन का मीनिंग होता है जो कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है, इस वजह से उस धूप से बचने के लिए ठंड में जाना, इसको एस्टिवेशन। ये याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट टर्म ये वर्ड का मीनिंग पूछ दिया जाएगा, हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है। तो इसके लिए एक टेक्निक ये रहेगा, एस का मतलब सन होता है, सन से याद कर सकते हैं, मतलब धूप ज़्यादा होता है, गर्मी रहता है। तो एस्टिवेशन का मीनिंग क्या हो गया? समर स्लीप बोलते हैं, इससे सन से रिलेटेड समर हो गया, और हाइबरनेशन का मीनिंग कोल्ड हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम cold by the process of convection, become cold by the process of conduction। इसका आंसर क्या होगा? बिकम
डज नॉट बिकम कोल्ड। जब आप लोगों ने जो देखा होगा आइसक्रीम खाते हैं तो क्या वुडन जो स्पून जो रहता है, स्कूप जो रहता है, एक साइड से जो खाते हैं क्या दूसरे हाथ में भी, मतलब दूसरे साइड जो हमारे हाथ के टच में रहता है वो भी ठंड तो नहीं लगता है? क्यों? उसके पीछे का रीजन है, लकड़ी जो होता है हीट के लिए कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन लकड़ी में नहीं होता है, सॉलिड में जो होता है हीट का फ्लो होता है। चाहे आप आयरन लीजिए या कोई भी चीज़ लीजिए, उसमें जो आयरन को भी यदि एक साइड गर्म करते हैं, दूसरी साइड जो मुझे गर्म महसूस होता है हम लोगों को, उसके पीछे का रीज़न क्या है? कंडक्शन है, कन्वेक्शन नहीं। कन्वेक्शन का मीनिंग होता है, आप लोग जब गर्म पानी जो गर्म करते होंगे उसमें क्या होता है, पानी गर्म होने के बाद ऊपर जाता है, फिर ऊपर का जो ठंडा पानी होता है नीचे आता है, उससे ही कन्वेक्शन बोलते हैं। नहीं तो आप सी के पास जो जाते होंगे, समुद्र के पास, वहाँ पे आपको ठंडा महसूस होता होगा और गर्म महसूस होता है उसके पानी की वजह से। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सी ब्रीज, लैंड ब्रीज जो है उसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो है कन्वेक्शन। रेडिएशन का मतलब होता है जब आप जैसे आग सेक रहे होते हैं, उससे जो धूप ये गर्मी जो निकलती है वो रेडिएशन हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कार्ल लिनियस। तो जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो सबसे पहले जीनस नेम लिखते हैं, उसके बाद स्पीसीज नेम लिखते हैं। जैसे मैंगो का देखते हैं, मैंगो का क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, ये होते जीनस नेम, ये होते हैं स्पीसीज नेम। और ये जब भी लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, ये पहला वर्ड कैपिटल में और ये स्मॉल लेटर में। और इसके बाद यदि जो साइंटिस्ट ने खोज किया उसका नाम लिखा जाता है। तो इसका खोज किसने किया था? इसका नेम जो किया किसने रखा था? कार्ल लिनियस ने। इसलिए इसका नाम यहां पे क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका लीन। नोमेनक्लेचर किसने किया था इसका? कार्ल लिनियस ने। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटल गार्ड सेल्स आर। तो ये क्या होगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये कोई प्लांट है, ये हो गया। इसके बाहर का परत जो होता है, ये लीफ ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। ये बाहर वाला जो लेयर होता है, इसे चाहे लीफ हो, स्टेम हो, ब्रांच हो, तो सबसे आउटर पार्ट जो होता है ईटीएस बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं त्वचा उत्तक का एक प्रकार, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें आ जाता है आपको स्टोमाटा हो जाएगा। फिर ये होता है वीटीएस, यहाँ पे दिया हुआ ना वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? जाइलम एंड फोलेम। और इसके अलावा जो कुछ आएगा ईटीएस और वीटीएस को छोड़ के वो सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। तो हम पहले सभी के फॉर्मूला देख लेते हैं। अल्केन का फॉर्मूला देख लेते हैं, अल्कीन का फॉर्मूला देख लेते हैं और अल्काइन का फॉर्मूला देख लेते हैं। हो सकता है कभी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो पहला देख लेते हैं अल्केन का फॉर्मूला, अल्केन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और अल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n। अल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। ये देख लीजिएगा, ये लास्ट CnH2n तो सभी में कॉमन है, +2 इसमें कुछ नहीं है और इसमें -2 है। तो इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अल्केन में जो होता है एक ही बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन कार्बन एक बॉन्ड। और अल्कीन में होता है कार्बन कार्बन कार्बन, या कोई भी एटम ले सकते हैं, 2 बॉन्ड होना।